मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है या ऐसा कह सकते हैं कि जिसको वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस दिया गया, उसने अलग-अलग चीज़ों को समझने और दूसरे लोगों को समझाने के लिए नए-नए तरीकों का विकास किया। और आज हम उस आधुनिक युग में हैं जहाँ पर अपना कोई भी मैसेज हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में चंद मिनटों या कहूँ चंद सेकंडों में कन्वे कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ कई चुनौतियाँ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ऐसे ही इन चुनौतियों को एड्रेस करने के लिए या इन चुनौतियों से पार पाने के लिए ये रिसर्च कॉम नाम का प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया गया है, जहाँ पर अलग-अलग शोध विद्यार्थी, रिसर्च स्कॉलर जो भारत के अलग-अलग इंस्टीट्यूट में रिसर्च का काम कर रहे हैं और जिन्होंने अपने रिसर्च को या तो पूर्णतः रूप से खत्म कर लिया है या बहुत करीब हैं अपने रिसर्च को खत्म करने के, ऐसे अलग-अलग इंस्टीट्यूट से हमारे साथ हर शनिवार और रविवार को शोध विद्यार्थी जुड़ेंगे और उनके शोध के विषय पर यानी कि उनका जो रिसर्च का टॉपिक है, उसके ऊपर हम उनसे चर्चा करेंगे। तो जिस माध्यम से हम अपनी बात या विज्ञान की बात हम दूसरे लोगों को समझाना चाहते हैं और हमने समय के साथ-साथ अलग-अलग जो तरीके हैं विकसित किए न्यूज़पेपर, प्रिंट अब ऑनलाइन आ गया। ऐसी ही एक मैगज़ीन जो भारत में 1964 में शुरू हुई जिसका नाम साइंस रिपोर्टर है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर हैं इस प्रोग्राम में और ये पहला एपिसोड है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सब तक सही जानकारी और जो 4 साल, 5 साल या 6 साल जितना भी समय लगा कर के अपनी कड़ी मेहनत से शोध विद्यार्थी अपना काम करते हैं, उसको आप तक पहुँचाया जाए और उनकी उस मेहनत को सही प्लेटफ़ॉर्म मिले। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बीजू सर भी हमारे साथ जुड़ जाएँ। ओके, नमस्कार अजय जी। बीजू जी नमस्कार। नमस्कार। और आपको 2-2 बधाइयाँ एक साथ। एक तो आपने अपना पीएचडी सक्सेसफुली सबमिट किया और अभी आप डॉक्टर बीजू हो गए हैं और दूसरा आपको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा विज्ञान संचार के लिए। और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो बीजू सर के अलग-अलग विषयों पर लिखे हुए आर्टिकल्स भी न्यूज़पेपर में उनको गाहे-बगाहे दिख ही जाते होंगे क्योंकि बीजू सर काफ़ी सक्रिय रूप से जो साइंस कम्युनिकेशन करते हैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स के। तो बीजू सर और मैं खुशकिस्मत भी हूँ कि जहाँ मैं पीएचडी कर रहा हूँ, बीजू सर मेरे सीनियर हैं उसी इंस्टीट्यूट में यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च ये सीएसआईआर की एक लैब है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले बीजू सर से कि बीजू सर आपका जो शोध का विषय था, पीएचडी का टॉपिक था, उसके बारे में थोड़ा आप एक बार ब्रीफ में बताएँगे, तो फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। ओके, धन्यवाद अजय जी, आपने मेरे को इस एपिसोड में बुलाया और आपके ये जो न्यू इनिशिएटिव है रिसर्च कॉम का, उसके लिए बधाई और आई विश ऑल द बेस्ट एंड ऑल सक्सेस फॉर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। तो वैसे उन्होंने अजय जी ने बताया मेरा पीएचडी सीएसआर निस्पर से हुआ था। सीएसआर निस्पर, जब मैं पीएचडी ज्वाइन किया था उसका नाम था सीएसआर निस्केर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन। अभी इसका नाम है साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, वो दिल्ली का संस्था है। तो मैंने जो पीएचडी किया था उसका टॉपिक का नाम था जेंडर एंड ज्योग्राफिकल डायमेंशंस ऑफ साइंस कम्युनिकेशन इन इंडिया, ए केस स्टडी ऑफ साइंस रिपोर्टर। सो मेरा एक क्या बोलते हैं हाइपोथेसिस ये था, जैसे साइंस के साइंटिफिक रिसर्च में, साइंस के जॉब्स में काफ़ी जगहों में हमने देखा है या कई लोगों ने रिसर्च किया है, उसका नतीजा आया है कि ये इसमें एक जेंडर का डिस्पैरिटी होता है। ये मोस्ट ऑफ द साइंस एरियाज आर डोमिनेटेड बाय मेल। तो ये पुरुष लोगों का ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस, या वो अभी आप देखेंगे तो हमारे कई संस्था का हेड या टॉप में जो लीड करता है वो लेडीज है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इस तरह का साइंस में जेंडर डिस्पैरिटी का विषय का बहुत चर्चा हुआ था।
तभी मेरे को ऐसा लगा साइंस कम्युनिकेशन का अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो it was there even before our independence. Even before our जी, independence, our even in Indian classical literature, if you go even during BCs, we can see that there was a what you call process of science communication. लेकिन वो उस इस तरह नहीं था जो आज आज के समाज में हम देख रहे थे. वो मोस्टली इट वाज लिमिटेड या टू दी प्रीस्टहुड. वो इंडिया में या कई जगहों में अगर आप किसी भी सिविलाइजेशन का स्टडी करेंगे वहां भी ऐसे देख रहे था. ये साइंस कम्युनिकेशन का काम प्रीस्टहुड करते थे. लेकिन अभी जो हमारा आप सभी जानते हैं हमारा कंट्री विश्व का एकमात्र कंट्री है जहां साइंटिफिक टेम्पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. तो हमारा सभी सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स अगर आप देखेंगे तो इसका मेन पर्पस है सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्पर आने के लिए. और सभी को साइंस का समझ सबको आना चाहिए. वो साइंटिस्ट के बीच नहीं रहना चाहिए. वो पढ़े लिखे लोगों के बीच भी नहीं चाहिए. वो समाज में अनपढ़ लोग भी होते हैं उनको भी साइंस समझना चाहिए. तो इसी इनिशिएटिव्स को गवर्नमेंट प्रमोट करते हैं. तो इसमें एक पहले कई सालों से हमारा साथ दिया था साइंस मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स भी है. लेकिन न्यूज़पेपर्स अभी अभी आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर्स में साइंस का कंटेंट बहुत कम होते हैं. लेकिन साइंस मैगजीन्स अंग्रेजी में है, हिंदी में है. जैसे अंग्रेजी में है तो इंडिया में अभी जो दो अच्छे मैगजीन है. एक है साइंस रिपोर्टर जो साइंस CSIR पब्लिश करते हैं, CSIR निस्पर. और दूसरा है साइंस इंडिया जो पहले स्वदेशी साइंस मूवमेंट पब्लिश किया करते थे, अभी विज्ञान भारती पब्लिश करते हैं. ये दोनों अंग्रेजी का एक मोस्ट पॉपुलर साइंस मैगजीन है. और इंडिया में भी नहीं, कई साउथ एशियन कंट्रीज में भी इसका प्रचार होता है. लेकिन इसी और हिंदी में विज्ञान प्रगति है और रीजनल लैंग्वेजेस में भी कई मैगजीन्स है. तो मेरा ये एक हाइपोथेसिस था, ये साइंस साइंस में जो जेंडर डिस्पैरिटी होता है क्या ये साइंस कम्युनिकेशन के ऊपर भी होता है या नहीं. तो ये मेरे को स्टडी करना था. ये साइंस इन जेंडर डिस्पैरिटी वेदर इट इज देयर इन द साइंस कम्युनिकेशन. तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने साइंस रिपोर्टर का इस्तेमाल किया. साइंस रिपोर्टर क्यों, क्योंकि वो इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैगजीन है. 1964 से शुरू हुआ. और दूसरा है वो एकमात्र मैगजीन है जहां किसी को भी क्या बोलते हैं आर्टिकल्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. बहुत अगर आप इंटरनेशनल मैगजीन्स को देखेंगे, न्यू साइंटिस्ट, हमें साइंटिफिक अमेरिकन, उसमें उसमें पब्लिक आम आदमी उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. लेकिन साइंस रिपोर्टर ऐसा नहीं है. उसमें आप अगर आप एक छोटे बच्चे हैं, एक स्कूल के बच्चे हैं, वो भी साइंस रिपोर्टर में लिख सकते हैं. तो इस ओपननेस के द्वारा मैंने इसको सेलेक्ट किया. और दूसरा चीज ये था, ये साइंस रिपोर्टर पूरा इंडिया में बुक शॉप्स में मिलता है और सब्सक्राइबर्स को मिलता है. तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया. तो मेरा स्टडी ये था इस मैगजीन के ऊपर वेदर एनी जेंडर डिस्पैरिटी इज देयर. ये जो लोग उसमें लिखते हैं, जो ऑथर्स है, उसमें कोई ऐसा कुछ डिस्पैरिटी होता है, मेल ज्यादा लिखता है या फीमेल ज्यादा लिखता है, इसके ऊपर मैंने स्टडी किया था. और उसके साथ ही साथ मैंने उसका कंटेंट एनालिसिस भी किया. उस मैगजीन के अंदर का आर्टिकल्स जो होता है, जो मैगजीन स्पेशल इश्यूज निकलता है, हर साल का साइंटिफिक इवेंट्स वो उसने कवर किया है नहीं. साथ ही साथ ये इसका कुछ आर्टिकल साइटेशन डेटाबेस में भी मिलता है. तो उसका भी एक एनालिसिस मैंने किया था. और इसके साथ ही साथ मैंने परसेप्शन स्टडी भी किया था ऑथर्स का और रीडर्स का. क्योंकि जी, एक मैगजीन का सक्सेस होता है उसका ऑथर और रीडरशिप का. तो बिल्कुल, उनका वो किस तरह से
ये मैगजीन को देखते हैं वो भी हमें समझना चाहिए। इसी के ऊपर ही हम आगे किसी भी साइंस मैगजीन को निकालते हैं, ये स्टडी के ये यूजफुल होगा। ये था जी। मेरा स्टडी का नक्शा। तो ये मोटा माटी मतलब हमें समझ में आता है कि किस टॉपिक के आपने, और अच्छा भी है फीमेल यानी कि आधी आबादी की एक तरीके से आपने कंट्रीब्यूशन को देखने का प्रयास किया इसमें। अगला जो मेरा आपसे जानने की उत्सुकता है कि कोई भी मैगजीन है अगर जो उसका रीडर है, अगर उसको मैगजीन की रीढ़ की हड्डी हम कहें तो कोई इसमें गलत नहीं होगा। वो रीडर अलग-अलग तरीके से उस मैगजीन को पढ़ता है या शॉप से खरीदता है प्रिंट में, या अब ऑनलाइन अवेलेबल है तो ऑनलाइन भी जाता है। जब आपने रीडर्स का परसेप्शन जानने का प्रयास किया इस मैगजीन को लेकर के, तो मुझे या जो लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा उत्सुकता मुझे इस चीज़ में है कि एक रीडर अगर प्रिंट की बात करें तो मैगजीन के कवर को किस तरह देखता है? अगर जो दुकान पे जाएगा खरीदने के लिए, तो सबसे पहले उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसके कवर पे जाएगा मैगजीन। तो उसको लेकर के रीडर्स का क्या परसेप्शन है उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। ओके, वो मैंने ये क्या बोलते हैं इस परसेप्शन स्टडी के लिए मैंने क्या किया था, मैंने ये साइंस रिपोर्टर मैगजीन में एक फीडबैक फॉर्म होता है, उसमें वो एक कॉन्टेस्ट होता है। अगर आप साइंस रिपोर्टर को कभी पढ़ा है तो आपको पता चलेगा, एक पजल कॉर्नर या क्यूज होता है, उसके पीछे ये फीडबैक है। अगर जो पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ये फीडबैक फिल करना कंपलसरी है। तो मैंने इस फीडबैक फॉर्म को साइंस रिपोर्टर के ऑफिस से निकाला और 1 साल का पूरा फीडबैक फॉर्म को मैंने निकाल कर टैबलेट किया। साथ ही साथ उसी क्वेश्चन को मैंने प्लस में उस क्वेश्चन में 2-3 चीज नहीं था। आप किस स्टेज से हैं, आपका जेंडर क्या है, आपका एज क्या है, इस तरह का डाटा उसमें नहीं था। तो मैंने उसको भी ऐड करके मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया और ये विज्ञान प्रसार साइंस कम्युनिकेशन के एक बड़ा संस्था है डीएसटी का। सो उन लोगों का एक विपनेट क्लब है। तो विपनेट क्लब का जो एक्टिविटीज से जो पार्टिसिपेंट्स होता है उनका ईमेल मैंने कलेक्ट किया। वो करीब 2000 के ऊपर था। तो उन ईमेल में मैंने ये गूगल फॉर्म शेयर करके उनका फीडबैक निकाला। तो इसमें क्या होता था, मैंने उसके बाद ये जो मेरा प्रिंट का जो फीडबैक फॉर्म जो ऑफिस में से मिला और जो मैंने शेयर किया, इसका कंपैरेटिव स्टडी भी किया था। तो इसमें एक डिफरेंस ये आ गया, जो प्रिंट लोग हैं वो लोग ज्यादातर कवर पेज एस्थेटिक सेंस को मोर इंपॉर्टेंस देता है। उनको कवर पेज कैसा लगता है, प्रिंटिंग क्वालिटी क्या है, उसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन ये ऑनलाइन जो बंदे हैं उनको ये कवर पेज के ऊपर उतना इंटरेस्ट, उसको प्रायोरिटी नहीं करते, उस एट्रीब्यूट को वो उतना सिग्निफिकेंस नहीं देते हैं। वो सिग्निफिकेंस देते हैं कंटेंट के ऊपर, कंटेंट और क्वालिटी के ऊपर। लेकिन ये प्रिंट वाले भी क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन उनका परसेप्शन एक कवर पेज के लिए ज्यादा है। लेकिन ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट्स था इस सर्वे का, उनके लिए कंटेंट वाज मोर इम्पोर्टेंट। जी। और इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल जो है आपसे जानने के लिए वो ये कि अभी इस समय में जहां हम आज खड़े हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि चीजें पहले से बेहतर हुई हैं। प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखा जाए तो काफी चीजें बेहतर हुई हैं। ओवरऑल साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट इंडिया का बढ़ा है। उसके साथ साथ साइंस के फील्ड में भी कुछ उसका डेटा आपके पास होगा, आपने काम किया है। तो अभी की क्या स्थिति है खासकर फीमेल्स को लेके यानी महिलाओं को लेके, उनका लिटरेसी रेट और महिलाओं का साइंस के फील्ड में लिटरेसी रेट, उसका अगर आपके पास कुछ हो तो अगर आप बताना चाहें। लिटरेसी रेट और इस साइंस के ऊपर मैंने स्टडी, ऐसे मेरे डेटा नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो क्या बोलते हैं, मेरे जो स्टडी के ऊपर जो पेपर्स निकाला है उसी के ऊपर जो मेरे को लगता है, अगर आप ये क्या बोलते हैं लास्ट 10 years का डेटा आप अगर आप चेक करेगा
तो आपको लगेगा ये लास्ट 5 years में बहुत फीमेल्स आगे पहुंचा है, बहुत लोग। क्योंकि अगर आपको पता होगा CSIR के बहुत सारे इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर्स लेडीज है और CSIR का DG भी लेडीज है। ये पहले हिस्ट्री में नहीं हुआ था। तो इंडिया के हिस्ट्री में ये लास्ट 5 years इस मोर क्या बोलते हैं साइंस को और लेडीज इन साइंस, उनके लिए लास्ट 5 years बहुत इम्पोर्टेंट था। ये तो एक चीज है। लेकिन साइंस कम्युनिकेशन जो मेरे स्टडी के ऊपर मैंने जो खोज किया था, उसमें मैंने देखा है विमेन का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मेल कंट्रीब्यूट ज्यादा करते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में पर्टिकुलरली दिल्ली में फीमेल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है कंपेयर टू मेल, और दे आर एट पार विथ मेल। और दिल्ली में ऐसे मिलता है, यूपी में ऐसे मिलते हैं, यूपी के डेटा से ऐसे मिलते हैं। दिल्ली और यूपी में ये दो चीज मैंने देखा है, फीमेल कंट्रीब्यूशन इम्प्रूव किया है बाकी स्टेट से। लेकिन इसका जो आपने बताया वो इसका रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि दिल्ली में जो लोग लिखते हैं उसमें साइंटिस्ट लोग भी है, रिसर्च स्कॉलर्स भी है, तो ये पढ़े लिखे लोग ही हैं जो आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। और यूपी का मैंने वो मुझे क्या लगता है वो देयर इज सम सिग्निफिकेंस ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। जी वहाँ जो आपने वो लिटरेसी का बात किया वो उसका रिफ्लेक्शन होगा। आपसे चर्चा करने से पहले मैं आपका एक रिसर्च पेपर भी पढ़ रहा था, तो उसमें शायद कहीं ऐसा कुछ डेटा मेंशन है कि 39% इज द फीमेल लिटरेसी रेट, शायद ऐसा, और 34% शायद फीमेल साइंस ग्रेजुएट, ऐसा कुछ अगर मैं सही हूं तो। करंट साइंस के पेपर में या नहीं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो फीमेल साइंस ग्रेजुएट। साइंस ग्रेजुएट्स इंडिया में फीमेल ज्यादा है। ओके। अगर आप इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस का उनका एक डेटा था विमेन इन साइंस का एक पब्लिकेशन है, उसमें आप देखेंगे तो द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टरिंग फॉर द बेसिक साइंस कोर्सेस आर फीमेल। जी। उसमें बॉयज का नंबर बहुत कम है ओवरऑल में। और अगर आप स्टेट्स लाइक केरला में आप देखेंगे, केरला जहां लिटरेसी रेट बहुत हाई है, वहां लड़कों का व्हाट यू कॉल रजिस्ट्रेशन बहुत कम है। अगर साइंस के फील्ड में पर्टिकुलर, साइंस के फील्ड में पढ़ने के लिए अगर आप बॉटनी का एक कॉलेज में जाएगा तो वहाँ 30 अगर 40 या 50 सीट्स है तो उसमें 10 बच्चे बॉयज मिलना बहुत मुश्किल है, बाकी सब लड़कियां ही है। तो और दूसरा एक चीज है, जो लोग रिसर्च में आ रहे हैं, केरल का डेटा वो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस में है, उसमें भी PhD वाला विमेन ज्यादा है। लेकिन उस डेटा में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना उन्होंने पता किया, इतने ज्यादा लोग होने के बाद भी बहुत कम लोग साइंस में काम करते हैं। जी। तो अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि जेंडर जो आपने भी बताया डिस्पैरिटी है, तो आपसे जब ऑफलाइन मेरी इस टॉपिक को लेके चर्चा हो रही थी, तो ये इंटेंशनली है या अनइंटेंशनली है? क्या इस सिचुएशन का कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं इसको, कि एक है कि फीमेल कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं लेकिन देयर आर सम हर्डल्स, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है कि फीमेल आ ही नहीं रहे हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे, एंड वी आर वेरी लकी दैट कि हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रंजना मैम आल्सो अ फीमेल, और अभी तो ACSIR के डायरेक्टर भी जो हैं, पूरी जो 38 लैब के ACSIR जहां रजिस्टर्ड है उसके डायरेक्टर भी हम फीमेल ही हैं। तो ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है, ये इंटेंशनल अनइंटेंशनल, इसको कैसे एनालाइज करते हैं, और क्या आपने इसको किया है या मतलब नहीं, ये क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है? नहीं, ये अगर मैंने ये मेरा स्टडी के ऊपर आप प्रश्न पूछते हैं, ये साइंस रिपोर्टर के ऊपर है, तो उसमें तो मैंने देखा है अनइंटेंशनली है,
अनइंटेंशनली। उनका एडिटोरियल स्टाफ का कोई ऐसा कुछ एडिटोरियल टीम कुछ डिस्पैरिटी नहीं रखते हैं। उनका मानना ये है कि जो आर्टिकल्स आप भेजते हैं उसका क्वालिटी है या नहीं, बस वही एक तरीका है, वो पर्पसफुली नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने क्यों ऐसे किया है, मैंने स्टडी के ऊपर मैंने देखा है साइंस रिपोर्टर में 2000 के आसपास फीमेल मेंबर्स को एडिटोरियल टीम में इंक्लूड किया था। ओके। जबकि आप प्रेस्टिजियस न्यू साइंटिस्ट या साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन देखेंगे, उसका चीफ एडिटर को इन्होंने अभी अभी मुझे लगता है 2 या 3 साल पहले ही ये फीमेल को पहले बार इंट्रोड्यूस किया है। ओके। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ वो एडिटोरियल टीम में फीमेल्स था, लेकिन दूसरे के यहाँ का एडिटोरियल टीम गवर्नमेंट सिस्टम में काम करने वाले हैं, तो वो इधर प्रमोशन के द्वारा वहां आते हैं, नहीं तो उस जमाने के डायरेक्टर के ऊपर है, तो डायरेक्टर वर्क अलॉट करते हैं। ये लोग साइंस रिपोर्टर को देखेंगे। तो अगर ऐसे देखेंगे तो हमारे सिस्टम में हमारे मेल लोग भी बहुत फॉरवर्ड था, नहीं तो इतने लोग 2000 में साइंस रिपोर्टर के मेन टीम में नहीं आते थे। और देयर आर मेनी विमेन्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन साइंस रिपोर्टर कंसिस्टेंटली, लेकिन ये जो डिस्पैरिटी जो मिल रहा है उसका 2 कारण हो सकता है। वो ये फीमेल्स, एक तो जो आपने बताया बहुत लोग को पता नहीं है, जो आम जनता है, जो गांवों में रहते हैं लड़कियां, उनको पता नहीं है कैसे एक आर्टिकल को वो आर्टिकल लिखते हैं। बहुत बच्चे मैंने देखा है गांवों में, हम मेरे से भी बहुत बढ़िया से लिखते हैं, लेकिन उनको वो कहाँ भेजना है, किसको भेजना है, कैसे भेजना है, ये चीज उनको पता नहीं है। that is one issue. Another issue is girls after getting married, वो खुद क्या बोलते हैं हाउस होल्ड काम में चले जाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ का इम्पोर्टेंस समटाइम्स सोसाइटल प्रेशर होता है, लेकिन नहीं तो भी वो उनका वो इनेट क्वालिटी से वो घर गृहस्थी में संतुष्ट रहता है। वो एक प्रॉब्लम है, वो वही होगा। पर्पसफुली मेरे हिसाब से कहीं भी ऐसे नहीं होता है। जी, पर्पसफुली नहीं है तो अनइंटेंशनली है। हम जिसको एक मान सकते हैं कि सामाजिक ढांचा जो है, यानी कि जो हमारा सोसाइटी का जिस तरीके का फॉर्मेशन या जैसा भी ट्रेंड है उस हिसाब से। लेकिन हम पहले से ऑब्वियसली थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं और उम्मीद है और बेहतर करेंगे। अभी जो लोग बीजू सर आपको सुन रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, आप उनको उनमें से अगर कुछ लोग लिखने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिससे सब लोग थोड़ा दूर भागते हैं, ये लिखना किसी भी चीज को उसको एक्सप्रेस करना, तो बिल्कुल एक ऐसे पर्सन के लिए जिसको कुछ नहीं पता कि मैं कैसे लिखूं, एक तो ये कहाँ ढूंढना है अपना भेजने के लिए प्लेटफॉर्म, दूसरा ये 2 सवाल आप इनको भी थोड़ा अगर बता दें खुल के और एकदम आसान कि आप कैसे लिख सकते हैं और कहाँ भेज सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, क्योंकि हमारे देश में तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। तो लिखना तो सभी लोग कर सकते हैं, लिखना तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सॉरी, इसके लिए एक इनिशिएटिव चाहिए, पैशन चाहिए। जी, अगर आपका पैशन है, आपको कुछ करना है, आपका उस पैशन के ऊपर अगर आप काम करेगा तो आप सक्सेसफुल बन जाएगा। और देयर इज नथिंग लाइक क्या बोलते हैं फास्ट, देयर इज नो स्पेशल ट्रिक्स, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो मैं मेरा अपना लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। मेरा टाइम है तो मैं बता सकता हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल खुल के बताइए आप। मैंने कैसे शुरू किया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उस समय मेरे को एसे राइटिंग कंपटीशन में भाग लेना मेरा बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन मेरे याद में मैंने 7th 8th 9th एंड 10th क्लास में हर साल में स्कूल में जो एसे राइटिंग कंपटीशन होता है मैं भाग लेते रहते था। कुछ सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों, मैं सोचता था मैं बहुत बड़ा लिखता हूँ, पता नहीं। और उसके बाद
जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तब केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनका एक नेशनल साइंस डे के एक प्रोग्राम चल रहा था गवर्नमेंट का। तो मैं स्टूडेंट के हिसाब से वहां पार्टिसिपेट करने के लिए गया। तभी वहां भी एक एक्सरे राइटिंग कंपटीशन हुआ था स्टेट लेवल के लिए। तब उन्होंने बोला जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तब मैंने जाके पार्टिसिपेट किया। पता नहीं कैसे हुआ, मेरे को भी ऐसे लगा मेरा राइटिंग थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था, और जब प्राइस अनाउंस हुआ मेरे को फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो दैट वाज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मिशन। अच्छा, मैं कुछ कर सकता हूँ, दैट कॉन्फिडेंस वाज देयर। उसके बाद मैंने सोचा, मेरे को कुछ न्यूज़पेपर्स, जो मेरा टाइम था उस टाइम में आपका इंटरनेट नहीं था। जो अब अगर आपको कुछ न्यूज़पेपर्स में भेजना है तो टाइप पहले लिखना चाहिए, उसके बाद टाइप करना चाहिए। तो उस सिस्टम था, उसी सिस्टम के ऊपर मैंने ऐसे क्या बोलते हैं, हिंदू न्यूज़पेपर, इवन साइंस रिपोर्टर में मैंने उस समय भेजा था। और भेजने के बाद 1 महीने के बाद दूसरा वहां से एक एनवेलप में उसको रिटर्न मेरे घर में आता था रिग्रेट करके। लेकिन उस टाइम में साइंस हिंदू के ऑफिस से, जो मैंने अभी भी उसको संभाल कर रखा है, जो एनवेलप वहां से आया था, वो एक उनके रिप्लाई आ गया, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज था। तभी मेरा एक साथी था, मेरे कॉलेज में मेरे साथ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करता था। तो उसने बोला, आप कोशिश करते रहना, यू राइट, यू राइट इन न्यूज़पेपर। मैंने बोला मैंने ऐसे किया, कोई मेरे को चांस नहीं मिल रहा है, सभी रिजेक्ट कर रहे हैं। तब उसने बोला अच्छा हम दोनों एक साथ लिखेंगे। तो वो दी हिंदू में एक कॉलम कर रहा था उस टाइम में, वो भी ट्रांड्रम मेट्रो एडिशन में। तो मैं उसके साथ, वो साइंस के ऊपर था, एक बॉन्साई प्लांट्स के ऊपर एक कवर स्टोरी था। तो मैं उसको डेटा दे दिया, हम दोनों ने मिलकर लिखा और उसको पब्लिश किया। तब मेरे को लगा अच्छा, जो न्यूज़पेपर में लिखने का स्टाइल होता है तो वो ऐसे राइटिंग टाइप का नहीं है। तो ये इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो उसके बाद में हम मेरे कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में मेरा टीचर्स बोलता था, ये क्या बोलते हैं, ये जर्नल्स में स्टूडेंट्स लिख नहीं पाएगा। स्टूडेंट्स जर्नल्स में लिखने के लिए आप बहुत बड़ा आदमी बनना चाहिए, उसके बाद ही आप जर्नल्स में लिख सकते हैं। तभी मेरे को लगा ऐसा क्यों। मैंने एज एन एमएससी स्टूडेंट आई स्टार्टेड राइटिंग सम कमेंट्स फॉर करंट साइंस। और मैंने कॉलेज का नाम नहीं लिया, मेरा नाम पूरा लिख दिया, मेरा घर का एड्रेस लिखा। शायद उन्होंने सोचा होगा ये कोई बूढ़ा आदमी होगा, पता नहीं। लेकिन लेकिन क्योंकि जो चीज में लिखता था वो क्रिटिकल था। मेरा पहला आर्टिकल जो करंट साइंस ने छपाया था, वो डॉक्टर पुष्पांगदन, जो पद्मश्री विनर है, एनबीआरआई के डायरेक्टर था, उनके एक आर्टिकल को क्रिटिसाइज करके था। तो ये साइंस रिपोर्टर करंट साइंस में आप एक कमेंट्री लिखता है, उसका भी रिव्यू होता था, वो ऐसे नहीं ओके। डालता था। रिव्यू करते हैं और उसके बाद प्रूफ भेजते हैं, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। ऐसे मैंने शुरू किया, और अगर आप देखेंगे तो मेरा बहुत ऐसे आर्टिकल्स है करंट साइंस में, जो ये साइंस को इम्प्रूव करने के लिए मैं लिखे रहता था। तो उसी कॉन्फिडेंस से जब मैं टीचर बन गया, मेरे को लगा क्यों ना आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल, वो भी मैंने, किसी ने मेरे को सिखाया नहीं था, मैंने खुद एक आर्टिकल पहले लिखा था। वो उसका नाम था बायोटेक, एडवांस बायोटेक, ऐसा एक जर्नल था। उतना बड़ा जर्नल नहीं था, लेकिन वो पॉपुलर था। उसमें एक आर्टिकल मैंने, जो स्टूडेंट्स को कुछ छोटा छोटा प्रोजेक्ट दिया, उसके ऊपर मैंने लिखकर उसको पब्लिश किया। लेकिन वो इम्पैक्ट फैक्टर ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे स्लोली करके फिर न्यूज़पेपर में वो एक क्या बोलते हैं, स्टेट्स टेलीग्राफ में मिल गया चांस, स्टेट्समैन में मिल गया, पाइनियर में मिल गया। तो एक ब्रेक आपको जब मिलता है, और मेरा एक साइंस रिपोर्टर के ऊपर, साइंस रिपोर्टर का फर्स्ट आर्टिकल आई थिंक आई पब्लिश्ड इन 2006 और 5, 2005 आई थिंक। अब उसके बाद
पहले तो जावेद सर से जो रिजेक्शन हुआ था, एक आर्टिकल का एक्सेप्टेंस हुआ तो उसके बाद तो थोड़ा सा इजी बनता है। अगर आपका जी। कोई क्या बोलते हैं पहचान होता है तो ऑटोमेटिकली सक्सेस होता है। तो मेरे स्टूडेंट्स से और जो लिखने चाहता है वो उनसे बोलते हैं आप जो आपके मन में आता है उसको लिखो। और साइंस के ऊपर अगर किसी भी चीज में ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर आप लिख सकते हैं। पहले आप देख लो मैं आपके सराउंडिंग्स में क्या है। सभी लोग बड़े बड़े काम लिखते हैं, ऐसा नहीं चाहिए। वो हमारे घर के सामने कुछ पेड़ होगा, कुछ चिड़िया होंगे जो दूसरे जगह में नहीं होगा, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आप अगर आपको एक एक बर्ड साइट करता है, आप चेक करो वो एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, उसका कोई यूज है, उसके ऊपर आप स्लोली रिसर्च करके एक आर्टिकल बढ़ा दो और उसके बाद आप लिख सकते हैं। तो ऐसे सर स्लोली एक मैं यहाँ छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूँ। जो लोग लिखने की इच्छा रखते हैं या लिखना चाहते हैं आगे चल के, या अगर कोई स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं वो लिखना चाह रहे हैं, तो लिखने से पहले वो उस मैगजीन को पढ़ रहे हैं या अलग अलग कौन से सोर्सेज से वो उस तरीके की चीजें पढ़ रहे हैं, उसका कितना योगदान रहता है जब आप लिखने जाते हैं किसी चीज को, वो थोड़ा अगर आप थोड़ा शॉर्ट में बता देना। से पहले आपको एक पैशन होना चाहिए, वो तो, और ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन जो मैंने पहले बताया, आपके घर के सामने, आपके सामने जो देखते हैं उसके ऊपर कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलता है तो वो बढ़िया है। नहीं तो जब आप भेजते हैं, कुछ आर्टिकल प्रिपेयर करके भेजता है, कई बार ऐसे होता है, अगर साइंस रिपोर्टर में मैं लिखता हूँ, साइंस रिपोर्टर में शायद 2 साल पहले कुछ आर्टिकल आया होगा जो मैं सोच रहा हूँ। तो अगर आप साइंस रिपोर्टर को रेगुलरली आप स्टडी करेगा तो आपको पता चलेगा, अच्छा इस तरह के आर्टिकल उसमें कंट्रीब्यूट ज्यादा कर सकते हैं। उसमें साइंस फिक्शन है, कवर स्टोरी है, साइंटिफिक फैक्ट्स है, क्यूज है। इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे स्टडी के ऊपर मैंने देखा, कुछ लोग ये क्यूज को ही लिखते हैं, दूसरे कुछ नहीं है। लेकिन आपके आपके क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कहाँ पर है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। जी। वो मैगजीन पढ़ना तो अच्छा है। मैगजीन अगर आपको नया इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इंटरनेट में आप खोज करेगा, आपको बहुत इंफॉर्मेशन फ्लो ही है, बहुत इंफॉर्मेशन है, उसमें से कौन सा पिकअप करना है वो मुश्किल है। जी। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, हमें बुक्स रेफर करना था। लेकिन अभी भी मैं जो लिखता हूँ, मैं पहले पेन पेन से ही लिखता हूँ, पेन से लिखकर टाइप करता हूँ। जी। वो डिफरेंट लोग के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। जी। तो मेरे लिए अगर पहले तो मैं एक रफ ड्राफ्ट बनाता हूँ, ऐसे स्क्रिबल करके क्या क्या चाहिए, फिर उसको डेवलप करता हूँ। लिखने में मेरे ख्याल से चीजें 2-3 बार रिफाइन भी होती हैं, हम खुद पढ़ते हैं, किसी सीनियर को देते हैं, तो वो रिफाइन का चलता है। अब हाँ, इसके साथ-साथ एक जो जब मेरा आपसे ऑफलाइन डिस्कशन हुआ था आपके टॉपिक को लेके, तो एक मेजर चैलेंज जो सामने आया या उसको हर्डल हम बोल सकते हैं, कि जैसे अभी ग्लोबली क्या ट्रेंड है, मैं साइंस मैगज़ीन को लेकर के, और हमारे यहाँ पर क्या ट्रेंड है, कुछ हम अभी मतलब कहाँ पर हम थोड़ा उनसे डिफरेंट हैं या वो हमारे से थोड़ा डिफरेंट हैं, दोनों ही ऐसे तो एक ही बात है। ऐसे आपने बताया था कि यहाँ पर साइंस मैगज़ीन जो हैं, उनका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होता है। लेकिन ग्लोबली ऐसा नहीं है, कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मैगज़ीन का इम्पैक्ट फैक्टर होता है। जो लोग सुन रहे हैं हमारी इस बात को, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पे या उसके बाद आप जब कुछ लिखते हैं तो कल को अपना जीवन चलाने के लिए कहीं न कहीं हमें जॉब के लिए तो जाना ही होता है रिसर्च स्कॉलर को। तो वहाँ पर देखा जाता है कि इनके कितने आर्टिकल, कितने इम्पैक्ट फैक्टर किस जर्नल में पब्लिश है। लेकिन अगर वो कोई एक रिसर्च स्कॉलर, अगर हम पार्टिकुलरली बीजू सर मैं जैसे साइंस कम्युनिकेशन में हैं, लेकिन कोई दूसरा जो कोर सब्जेक्ट का कोई पर्सन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो है, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्यों उतना है कि नहीं लिखने में, या नहीं है तो क्यों है? उस बारे में थोड़ा अगर आप बता दें। ये साइंस मैगजीन्स के एक अगर आप एक स्टडी करेगा, हमारे यहाँ भी अभी इंग्लिश में देखेंगे बस 2 ही मेजर
पॉपुलर साइंस मैगजीन है जो पॉपुलर है, साइंस रिपोर्टर और साइंस इंडिया। और बहुत कितने सारे सब्सक्राइबर बीजू जी, कितने सब्सक्राइबर लगभग साइंस रिपोर्टर के हम देखते हैं? साइंस रिपोर्टर के ऑफिस के हिसाब से वो बोलते हैं 15,000 20,000 के ऊपर था पहले, ठीक। लेकिन अभी उतना नहीं है। लेकिन ये जो डेटा ऑफिस वाले देते हैं वो प्रिंट का है, जो ठीक। वहाँ पैसा देकर सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन ठीक। इनका साइंस रिपोर्टर का बुक शॉप में भी जाता है था। ठीक। तो अगर आप ऐसे इंडिया का पूरा स्टेट में जाता है तो उसका सब्सक्रिप्शन मुझे लगता है 20 से ज्यादा ही होगा, उसको भी आप टैली करेगा तो। ठीक। लेकिन बहुत मैगजीन्स, अच्छे मैगजीन्स बंद भी हुआ है। अगर आप देखेंगे तो देयर वाज अ मैगजीन्स साइंस टुडे एंड साइंस एज और समथिंग। इंडिया टुडे का एक मैगजीन था, वो बहुत पॉपुलर था और नेशनल साइंस लाइब्रेरी में उसका कॉपीज है। लेकिन वो बंद हो गया। तो ये मेनी प्राइवेट पार्टीज आर नॉट एबल टू सपोर्ट ए साइंस मैगजीन। साइंस मैगजीन उतना पॉपुलर वो लोग नहीं कर पाया था। लेकिन अगर आप ये इंडिया का इश्यू नहीं है, ग्लोबली भी मेनी मैगजीन्स हैव बीन क्लोज डाउन। बीबीसी ओके। नॉलेज क्लोज किया है, मुझे लगता है बहुत मैगजीन्स क्लोज करके, बिकॉज इसके लिए क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी ज्यादा होता है। जी। लेकिन बिजू फिर बिजू जी, हाँ, वापस अब मैं उसी बात पर आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि चैलेंजेस मतलब कहाँ हैं अगर हम ग्लोबली देखा जाए तो हमारे सामने? एक तो है इसका फंडिंग के सोर्स ही है। जो मैगजीन्स अभी सक्सेसफुल है, आप अगर साइंस रिपोर्टर, उसका गवर्नमेंट का सपोर्ट देता है। साइंस इंडिया पहले स्वदेशी साइंस मूवमेंट और अभी विज्ञान भारती सपोर्ट देता है, जो एनजीओ है। जैसे आप न्यू साइंटिस्ट या अमेरिकन साइंटिस्ट, साइंटिफिक अमेरिकन, वो सब देखिएगा, वो साइंटिफिक सोसाइटीज का है। लेकिन प्राइवेट, पूरा प्राइवेट वाला जो मैगजीन्स अभी बहुत कम है। तो वो प्राइवेट कंपनीज साइंस मैगजीन के ऊपर उतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। और ये मेनी फॉरेन मैगजीन्स का इंडियन एडिशन भी निकाला था बीच में, लेकिन उसका भी सक्सेस नहीं हुआ। और और ये जो दूसरा इम्पैक्ट, और सर ये जो इम्पैक्ट फैक्टर इम्पैक्ट है। फैक्टर वाला उसको अलग से इम्पैक्ट, हाँ, उसके ये इम्पैक्ट फैक्टर होता है जो एकेडमिक अप्राइजल्स में जो लोग काम करते हैं, या वो प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, उनका प्रमोशन के लिए ये पॉपुलर साइंस का आर्टिकल्स को कोई मान्यता नहीं देता है। अगर आप एक पीएचडी स्कॉलर है, अगर आप पीएचडी खत्म किया है, आपको पता चलेगा जहां आप एप्लीकेशन भेजता है, उसमें पूछता है आपको कितने इम्पैक्ट फैक्टर आर्टिकल्स है। कई कई भी नहीं पूछते हैं आपको कितने पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स है। तो अभी भी हमारे सिस्टम में ये पीयर रिव्यूड जर्नल का इंपॉर्टेंस ज्यादा देता है। वो तो देना है, चाहे मैं नहीं, ये नहीं बोलता हूँ पीयर रिव्यूड जर्नल्स को हमें मान्यता नहीं देना चाहिए, उसको देना चाहिए क्योंकि वो रिसर्च का आउटपुट है। लेकिन उतना ही कष्ट जो लोग साइंस, पॉपुलर साइंस में काम करते हैं, वो भी उसका एफर्ट देते हैं, तो उनको भी कुछ एक्सेप्टेंस देना चाहिए। उसका एक प्रॉब्लम है, ये हमारे साइंटिस्ट लोग नहीं करते हैं क्योंकि उसका ये इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर मेरे स्टडी के ऊपर जब मैंने एनालाइज किया, देयर आर मेनी मैगजीन्स, पॉपुलर साइंस मैगजीन्स दैट हैज बीन गिवन इम्पैक्ट फैक्टर बाय ए वेब ऑफ साइंस, जो इम्पैक्ट फैक्टर देता है। उसमें आप देखेंगे तो उसको इम्पैक्ट फैक्टर है बहुत मैगजीन्स को। और ये हमारे साइंस रिपोर्टर जो मैंने सैंपल लिया था, साइंस रिपोर्टर के बहुत आर्टिकल्स भी, ये वेब ऑफ साइंस का एक डेटाबेस है, जर्नल साइटेशन डेटाबेस। और साइटेशन डेटाबेस में बहुत आर्टिकल्स है। उसका मतलब है कि इसके आर्टिकल्स को जो रिसर्च करते हैं, जो बंदे रिसर्च करते हैं, वो लोग उसके रेफरेंस में साइट करते हैं। तो वो लोग क्यों साइट करते हैं? क्योंकि इस मैगजीन को रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि इसका कंटेंट और क्वालिटी अच्छा है, इसलिए वो साइट करते हैं उनके रिसर्च पेपर में। तो इस तरह बहुत आर्टिकल्स, ये जर्नल साइटेशन इंडेक्स और गूगल इंडेक्स में भी साइंस रिपोर्टर का
साइटेशन हुआ था। अगर इसको गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स एक क्या बोलते हैं, एक स्केल बना के इतना ये सब मैगजीन्स अच्छा है, इसमें लिखने से आपका प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होता है, ऐसा एक ये देगा तो मेनी रिसर्च स्कॉलर्स एंड साइंटिस्ट विल राइट पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स। अभी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है अवसर, डीएसटी का एक इनिशिएटिव है, रिसर्च स्कॉलर्स पीएचडी और पीडीएफ स्कॉलर्स जो काम करते हैं उसको पॉपुलर साइंस स्टाइल में लिखने के लिए, लेकिन दैट इज वन टाइम ओनली। वो लोग एक कंपटीशन के लिए कुछ लिखते हैं, अवार्ड मिलते हैं तो फिर चले जाते हैं, इसी से काम नहीं चलते हैं। उन लोगों को पर कंपल्सरली जो पीएचडी कर रहे हैं उनको बोलना चाहिए, अगर आपको पीएचडी अवार्ड होना है तो आपको कम से कम 1 आर्टिकल पॉपुलर साइंस आर्टिकल लिखना है। और जो साइंटिस्ट को प्रमोशन चाहिए उनको चाहे तो वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में या 5 या 10 छपा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर साल में मिनिमम 2 और 3 आर्टिकल्स पॉपुलर साइंस में उनको भी लिखना चाहिए। ये साइंस रिपोर्टर का पहले 64 या 64 से 1980s के आसपास तक इश्यूज अगर आप पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा बहुत सारे एम एस स्वामीनाथन, इंडिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने उसमें लिखा था, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों का लिखना कम हो गया, वो हमें पता नहीं ऐसे क्यों होता था। शायद उस जमाने में कुछ कंपल्शन था या नहीं पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनको साइंटिस्ट लोग पीछे हट गया, पता नहीं उनको ये लिखने का टैलेंट वाला चला गया, वो भी नहीं, पता नहीं है। There was some issue. मेरे ख्याल से टैलेंट तो नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली टैलेंट तो नहीं गया होगा, लेकिन इंसेंटिवाइज वो चीजें नहीं रही तो उस तरीके से, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है किसी भी चीज को लिखने के लिए, उसको एक प्रॉपर आखिर ले जाने के लिए। लेकिन दूसरे एक चीज से क्या पुराने साइंटिस्ट लोगों को पैशन ज्यादा था, उनके ऊपर क्या बोलते हैं देयर रिसर्च, देयर कंट्री हैज टू प्रॉस्पर, तो उनका लैब से कुछ आ रहा है, उनको वो पैशनेटली पब्लिक से इंटरेक्ट करता था। आज के साइंटिस्ट लोग इंटरेक्शन बहुत कम है ना, उतना कितने लोग अगर आप आईसीआर को देखेंगे, आईसीआर के लोग बहुत क्या बोलते हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल रिसर्च, लेकिन कितने लोग समाज में जाके एक गांव में जाके बोल सकते हैं हमारा लैब से ये आया है, इसका आउटपुट ये है, आप इसको इस्तेमाल करो, ऐसे नहीं करते हैं ना। उनको भी गांव में जाना चाहिए। रिसर्च कॉम के माध्यम से बीजू जी हम प्रयास करेंगे, आपकी ब्लेसिंग्स रहेंगी कि हम काफी ऐसी चीजें जो लोगों के, देखो 2 तरीके की रिसर्च है आपका जैसे रहेगा कि एक तो वो है जो बिल्कुल ठीक है कोर साइंस की है, जो जिसका आम लोगों से उतना सरोकार नहीं है, उनको वो जान करके उसका कुछ फायदा होने भी नहीं वाला और उनको वो समझाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा रिसर्च होता है भारत में या वर्ल्ड में कह लो, और खासकर पीएचडी स्कॉलर तो करते ही हैं, उसके अलावा बाद में रिसर्च पेपर वो लिखते हैं जो लोगों तक जाना चाहिए। जैसे आगे हमारे आने वाले कुछ प्रोग्राम हैं जिसमें अलग अलग ऐसे कुछ लोगों को हमने इनवाइट किया या आइडेंटिफाई किया जिन्होंने ऐसी रिसर्च की है जो सीधा जिसका संपर्क आम जन सरोकार से है, लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि वो एक ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन है। कोई एक रिसर्च स्कॉलर 3 साल 4 साल 5 साल लगा करके उस इन्फॉर्मेशन को आप तक लेके आता है। तो बीजू सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और जितने अच्छे से आपने इस अपने जो भी आपने काम किया उसको लोगों के समक्ष रखा। तो मैं आपका एक बार तहे दिल से दोबारा धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद अजय शर्मा जी, आपने जो एक बढ़िया काम किया है, इस माध्यम से मेरा आशीर्वाद और आई विश ऑल सक्सेस फॉर दिस चैनल। सर आशीर्वाद भी चाहिए और आपका गाइडेंस भी चाहिए, मुझे भी पीएचडी खत्म करना है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।